हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा क्लास 11th के लिए, उसमें जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। और उस चैप्टर में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। तो ये है आपका वो टॉपिक जो ऑलरेडी चल रहा है आपका, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। और इस टॉपिक में आपको कुछ मेथड्स करा भी दिए थे लास्ट लेक्चर में, जिनका नाम था इको मेथड, सोनार मेथड, रडार मेथड, लेजर मेथड, और उससे पहले ट्रायंगुलेशन मेथड भी था। तो इसी हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम और कुछ नए मेथड्स आपको सिखाएंगे। आज का हमारा पहला मेथड है आपके सामने, टू मेजर द साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स तो ये सारे ही हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारा अर्थ भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस मेथड को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मून का। तो आज हम आपको मून का डायामीटर मेजर करने का मेथड सिखा रहे हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें अर्थ शो किया गया है और ये है आपका मून। और इस मेथड में आपको मून का डायामीटर A to B मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। उसी को, डायामीटर को ही हम मून का साइज बोल देंगे। कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, क्या उसका साइज है, उसके लिए उसका डायामीटर ही बताना पड़ता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अर्थ पर एक पॉइंट लिया गया है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर। ये देखें, ये रेड एक आपको डॉट दिख रहा है। ये अर्थ पर एक पॉइंट लिया गया है और उस पॉइंट से मून के दोनों एंड्स A और B को ज्वाइन करने पर ये कितना एंगल बनेगा, ये फाइंड आउट कर लिया जाता है जब ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी कोई साइंटिस्ट लोग, कोई सर्वे करने वाले लोग कर रहे होते हैं। उनके पास एक मशीन होती है, सर्वेइंग मशीन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोगों को क्योंकि ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली करनी नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। उस न्यूमेरिकल में ये एंगल थीटा आपको गिवन होगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान से समझ लें कि जब ये एक्टिविटी करते हैं प्रैक्टिकली, तब ये एंगल एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट किया जाता है। और क्वेश्चन में थ्योरेटिकली करते समय ये एंगल आपको गिवन होता है। तो पहला काम आपका ये है कि आपको अर्थ पर एक पॉइंट से मून के डायामेट्रिकली ऑपोजिट दो पॉइंट्स, ये A और B क्या कहलाते हैं, डायामेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करके जो एंगल बनता है वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। और इस एंगल को एक स्पेशल नाम से भी पुकार सकते हैं। इस एंगल को मून का एंगुलर डायामीटर कहा जाएगा। उनका एंगुलर डायामीटर कहा जाएगा। ये एक वैसी मशीन हो सकती है जैसे आप ट्रायंगुलेशन मेथड में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करते हैं।
ये एंगुलर डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद बस एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, और वो फॉर्मूला है मैथ्स में पढ़ाया गया एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला कहां से आता है उसका एक छोटा सा मैं ओवरव्यू बच्चों को बता देता हूं। अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल बना देते हैं, अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये उस सर्कल का सेंटर है, और आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ये सेंटर को O मान लें और इस एंगल को थीटा मान लें, इस पॉइंट को A लिख लें और इस पॉइंट को B लिख लें अगर, तो ये जो AB A से B तक का इतना पोर्शन है, ये दिख रहा है जो आपको, ये कहलाता है आर्क, सर्कल का आर्क, और ये कहलाता है उस सर्कल का रेडियस। तो अगर किसी भी सर्कल में सेंटर पर, सेंटर से दो रेडियाई बना दें, दो हैं इसलिए रेडियाई बोलेंगे, दो रेडियाई बना दें, तो वो जहां सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करेंगे वो पोर्शन उस सर्कल का आर्क कहलाएगा, और सेंटर पर जो एंगल बना है वो थीटा है, रेडियस आर है ही। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो आर्क की लेंथ यानी ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस कर दें तो आपको एंगल मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होता है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं बना देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर भी बना देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, और ये राइट साइड वाला तो अच्छा बन ही गया, लेफ्ट साइड वाले को भी बना देते हैं। ये यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे ना, तो ये जो मैंने यहाँ से ऐसे बनाया है ये एक आर्क शेप का, और ये ऐसे, तो ये पूरा अगर घुमा के, क्योंकि आपके बोर्ड से बाहर निकल जाएगा ऐसे और ऐसे, तो ये एक सर्कल बनेगा बड़ा, और उस सर्कल का सेंटर होगा E, और उस सर्कल के सेंटर से आप ये चीज और ये चीज, इसको बोलोगे रेडियस, और ये फिर AB जो होगा ये सर्कल का आर्क होगा, और ये आपका वही जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सेंटर, ये रेडियस और ये आर्क AB, तो एक बहुत बड़े सर्कल का ये छोटा आर्क है, और बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा हिस्सा एक स्ट्रेट लाइन ही माना जा सकता है। तो इसलिए इस आर्क को जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो एक सर्कल का, बहुत बड़े सर्कल का जिसका सेंटर A है, उसका आर्क आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और जब आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क की जगह आप AB रखोगे और रेडियस R रखेंगे, जो कि अर्थ से, रेडियस जो R है वो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है, तो आप इसको R रख सकते हो, जिसे बाद में S भी रख लिया गया है। तो अब आप थीटा इज इक्वल टू AB की जगह तो आप पुट कर सकते हो डायामीटर, क्योंकि AB को इसने मून का डायामीटर मान लिया है, और R की जगह आप रख सकते हो S, और डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको S मल्टीप्लाइड बाय थीटा करना होगा, जिसमें S आपका गिवन होगा और थीटा भी गिवन होगा। बस आपको याद रखना है कि S जो है वो आपको मीटर्स में लेना है, SI यूनिट। S अर्थ से मून का डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस हो वो मीटर्स में लिया जाएगा, और थीटा आपको लेना है रेडियन में। मैथ्स में आप एंगल को डिग्रीज में मेजर करते आए हो आज तक, लेकिन फिजिक्स में जहां पर आपको एंगल का वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है, वो भी अकेला एंगल, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा है तो आप उसे डिग्रीज में ले सकते हो, लेकिन एंगल
विदाउट एनी साइन कॉस टेन है, इंडिपेंडेंटली एंगल यूज कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक द SI यूनिट ऑफ एंगल, दैट इज रेडियन, नॉट डिग्रीज। और डिग्रीज में अगर आपको दिया है तो उसे कन्वर्ट करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से अब सॉल्व करवाते हैं हम बच्चों को, तो एंगल डिग्रीज या किसी और यूनिट में दिया है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बता दिया जाता है। अब ये S जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में गिवन है, और वैसे भी आपने अर्थ से मून का डिस्टेंस लेजर मेथड से फाइंड आउट किया था, हालांकि वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये S गिवन होगा पक्का, और थीटा भी गिवन होगा, और D डायमीटर ऑफ मून आपको फाइंड आउट करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करके, जो काय में आएगा, मीटर्स में आएगा, क्योंकि आपने ये भी SI यूनिट लिया है, ये भी SI यूनिट लिया है। मैं शॉर्टकट में बता भी दूं बच्चों को कि 180 डिग्री को कहा जाता है पाई रेडियन, ये कन्वर्जन फैक्टर भी सुन लें। तो 1 डिग्री के लिए आपको कहा जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। अब आपको कितने भी एंगल डिग्रीज में दिया हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, आप उस डिग्री को पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रेडियंस में एंगल आएगा। जैसे लेट अस सपोज आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप उस 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पाई बाय 6, उसको आप बोलोगे रेडियन। और इस पाई का वैल्यू जब आप यहां पर रखोगे, वैसे पुट नहीं करना है जब तक रेडियंस की बात चल रही है, ठीक है जी। जब तक रेडियन की बात चल रही है ये वैल्यू पुट नहीं करना है, रेडियन में ऐसे ही रहेगा बस पाई की फॉर्म में। लेकिन जब आप यहाँ सॉल्व करने के लिए इसे रखोगे और आपको आंसर काय में चाहिए, मीटर्स में, तब आप पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट एट दिस मोमेंट। इस जगह पर पाई का वैल्यू नहीं रखना है, इसको रेडियन में इसी तरह पढ़ा जाता है, पाई बाय 6 रेडियन। तो डिग्रीज में कोई एंगल हो, यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडियंस बाय मल्टीप्लाइंग द डिग्रीज विद पाई बाय 180। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसी तरह 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। तो आपको जितने भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है आज का फर्स्ट मेथड, जो है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मून। तो आपको सारे फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, विद रीजन, सारी चीजें बता दी गई। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मेन हेडिंग वही है जो आप देख रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। और इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस हेडिंग में आप आज नेक्स्ट मेथड जो सीख रहे हो वो है टू मेजर डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। अभी आपने किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज मेजर किया है, यानी डायामीटर मेजर किया है। अब आप उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, यानी अर्थ से उसकी दूरी। तो आपको फिर से मैंने एग्जांपल के तौर पे मून ही ले लिया है। वैसे मून का डिस्टेंस आप लेजर मेथड से भी फाइंड आउट कर चुके थे, लेकिन ये एक और नया मेथड है, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं इसको। और बाकी मेथड्स के मुकाबले ये ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा मैंने पिछले 20 ईयर्स में देखा है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 20 ईयर्स में जब भी 11th क्लास का स्कूल में एग्जाम होता है और उस एग्जाम में चैप्टर सिलेबस में आ रहा होता है मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ टाइम,
तो पैरेलैक्स मेथड सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पैरेलैक्स मेथड बस आपको समझना है। क्वेश्चन तो इसका जो न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो फॉर्मूला आपने यहाँ सीख लेना है। जो जो वैल्यू गिवन होगी वो फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो नहीं गिवन है फाइंड आउट करना है वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आ जाएगी। अब ये मेथड क्या है और इसका नाम पैरेलैक्स मेथड क्यों है वो देखें। इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी अर्थ है, और अब की बार ये जो P1 पॉइंट लिया गया है और P2 पॉइंट लिया गया है, दिख रहा है बच्चों को, P2 पॉइंट ये रहा, P1 पॉइंट ये रहा, ये अर्थ पर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर रिवाइंड करके पिछला मेथड देखेंगे तो पिछले मेथड में अर्थ पर एक ही पॉइंट था यहां, और वहां से मून पर दो अलग अलग पॉइंट्स हमने कंसीडर किए थे और उनके बीच का एंगल निकाला था। यहां सिचुएशन रिवर्स हो गई है, यहां हमने अर्थ पर दो अलग अलग पॉइंट लिए हैं P1 और P2, और P1 से भी मून के एक सिंगल पॉइंट को ज्वाइन किया है और P2 से भी मून के एक सिंगल पॉइंट को ज्वाइन किया है, देख रहे हैं। और जब आप ऐसे एक सिंगल पॉइंट ऑफ मून को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये एंगल जो बीच में आता है ये थीटा, यहां लिख देता हूं यहां, इस थीटा एंगल को पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। इस वजह से इसका नाम पैरेलैक्स मेथड दिया गया है। Because of this reason, this method is called parallax method, because this angle theta is called parallax angle. ठीक है जी। और ये एंगल थीटा कैसे फाइंड आउट होता है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। आप जब यहाँ P1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऐसे स्ट्रेट देखोगे, और स्ट्रेट, अब मशीन वो होती है ना जो मैंने बताया कि एंगल मेजर करने के लिए एक सर्विंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एलिवेशन वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, अगर प्रैक्टिकली एंगल कैसे मेजर हो रहा है, मैंने बताया क्वेश्चन में तो ये थीटा एंगल आपको सीधा गिवन होगा, बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मून है, और भी कोई स्टार या कोई और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, उसका पैरेलैक्स एंगल इज सो एंड सो, वैल्यू दी गई होगी। लेकिन रियलिटी में वो कैसे फाइंड आउट होता है, यहां से वो सीधा देख रहे होते हैं पहले, और सीधा देखने के बाद उस लाइन ऑफ साइट से जितना उनको टर्न लेना पड़ता है ये थीटा 1, ये वो मशीन फाइंड आउट कर लेती है। जैसे एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं कि लाइन ऑफ साइट से कितना अप जाना पड़ेगा या कितना डाउन जाना पड़ेगा, एलिवेशन के लिए अप देखते हैं और डिप्रेशन के लिए डाउन देखते हैं। ऐसा समझ लें कि ये अगर आपकी आई है और आप ऐसे स्ट्रेट देख रहे हो ग्राउंड के पैरेलल, और आपका जो टावर है वो इस तरह से है, तो आप स्ट्रेट देखते देखते अगर उस टावर के टॉप को देखोगे तो आपको कितना ऊपर ये एंगल बनाना पड़ेगा अपनी आई से। आई से के थ्रू मशीन से देख रहे होते हैं तो वो मशीन जितना टर्न लेती है अप साइड, वो एंगल वो रोटेट होने वाला वो रिकॉर्ड कर लेती है, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ से आपकी आई जो है वो ऐसे सीधा देख रही है, और उसको सीधा देखते देखते जितना इधर टर्न लेना पड़ता है वो एंगल ये मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक उसी तरह P2 पॉइंट पर जाते हैं, P1 पॉइंट के बाद P2 पॉइंट पर जाते हैं और स्ट्रेट ऐसे देख रहे होते हैं। स्ट्रेट देखते देखते लेफ्ट साइड में कितना रोटेट करना पड़ता है इसी पॉइंट को देखने के लिए, इस पॉइंट को P मान लेता हूं मैं, तो ये एंगल थीटा 2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बाद में हटा देंगे। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक लाइन अगर मैं यहां से सीधी बना दूं, ये अभी बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, चिंता ना करो। ये आपकी
लाइन अगर मैंने बना दी ऐसे बीचों बीच, तो ये θ1 और ये हाफ एंगल इतना, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यानी ये जो हाफ मैंने मार्क लगाया है दिस इज θ1, और ये जो दूसरा हाफ मैं मार्क लगा रहा हूं, इसीलिए अलग अलग जगह लगा रहा हूं, ये वाला जो सेकेंड हाफ मार्क है वो θ2 के इक्वल है। ठीक है जी, तो मैंने डायरेक्टली दे सकते हैं वैसे क्वेश्चन में कि ये वो थीटा पूरा पैरेलैक्स एंगल कितना है, लेकिन आपको ये जानकारी, इसी को नॉलेज गेन करना कहते हैं, जो कि आपके असलियत में यही चीजें काम आती हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया हुआ डेली लाइफ में कभी काम नहीं आता, डेली लाइफ में काम आता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट भी सीखो आप कि ये एंगल थीटा कैसे पता लगाया होगा मून पर जाए बिना। उन्होंने यहाँ पर अर्थ पर तो आप जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से सामने देखकर ऐसे टर्न लेकर ये एंगल पता लगाया एलिवेशन की तरह ही, फिर दूसरी जगह जाकर सामने देखते हुए ये एंगल पता लगाया एलिवेशन की तरह ही, और ये हाफ एंगल इस θ2 के ऑल्टरनेट और इक्वल है, और ये वाला हाफ एंगल इस θ1 के ऑल्टरनेट और इक्वल है। तो अगर आपको θ1 और θ2 पता है तो ये पूरा जो एंगल है, दिस पूरा एंगल इज द सम ऑफ θ1 एंड θ2। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं जो थीटा पैरेलैक्स एंगल है वो θ1 और θ2 का सम है। तो अब बच्चों को ये समझ में आ गया कि थीटा प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है या किया गया होगा। तो अब ये सारी चीजें हटा देता हूं मैं, जिसकी जरूरत नहीं है। ये तो आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था, ये आपको मेथड में इंक्लूड भी नहीं करना है, ये सेल्फ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। और अब सेल्फ नॉलेज से पता चल गया है तो इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत अब आपके पास नहीं है। अब आते हैं हम अपने मेन फॉर्मूले पर। ये आप देखो सेंटर मान लो P को, और यहां से फिर से ऐसे एक और ऐसे एक बड़ा सा सर्कल बनेगा। बड़ा सा जो वो सर्कल बनेगा उसका सेंटर आप मानोगे क्या, P, और ये R, देख रहे हैं दोनों R R है, और ये चीज X जो होगी वो उस बड़े सर्कल का आर्क होगा। और आपके पास अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहां अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो तो थीटा इज इक्वल टू आर्क की जगह आप रखोगे x, आर्क जो है वो x P1 से P2 तक का वैल्यू है, और रेडियस की जगह आप रखोगे r। और x की वैल्यू आपको गिवन होगी, या प्रैक्टिकली जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट को वो ये प्रैक्टिकली मेजर कर लेगा कि P पॉइंट से P2 तक आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। जिन दोनों जगहों से, जिन दोनों प्लेसेस से, P1 से और P2 से उसने मून का पैरेलैक्स एंगल मेजर किया है या फाइंड आउट किया है, उन दोनों प्लेसेस के बीच में, P1 है फर्स्ट प्लेस, P2 है सेकंड प्लेस, इन दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है ये उस इंसान को मेजर करना होगा। तो x उसने मेजर किया, क्वेश्चन में आपको गिवन है, थीटा उसने मेजर किया, क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, r। आपने फॉर्मूला लगाने के बाद r की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो निकालोगे x अपॉन थीटा, जिसमें x आप लोगे मीटर्स में और थीटा आप लोगे रेडियंस में। तो आपका r भी जो आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा। और थीटा रेडियन में लेने के लिए आपको बता दिया, अगर रेडियन में डायरेक्टली गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर रेडियंस में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको रेडियन से उसको कन्वर्ट करना होगा, डिग्रीज से कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। और उसके लिए आपको बता रखा है कि जितने भी डिग्री एंगल दिया जाए, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, उसको सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर जो आएगा वो रेडियंस में होगा। जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें जो जो बच्चों को चैलेंजेस आएंगे वो हम
उन न्यूमेरिकल्स में ही सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको यहीं पर वो न्यूमेरिकल भी और उसके चैलेंजेस भी बताए जाएंगे तो आप मेथड समझने में कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे. राइट नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द मेथड ओनली. ये सारे मेथड सीखने के 2 स्टेजेस होते हैं. एक स्टेज में अभी आप क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा टेंशन न लेते हुए मेथड्स पर अटेंशन पे करो, है ना. ये तो बड़ा अच्छा सा डायलॉग बन गया कि क्वेश्चन की टेंशन ना लेते हुए मेथड पर अटेंशन पे करें. मेथड एक बार आपका स्ट्रांगली आपने सीख लिया है, देन व्हेन यू विल अप्लाई द मेथड ऑन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तब आप उसको ज़्यादा इजीली अप्लाई भी कर पाएंगे, और वहाँ जो छोटे मोटे इस तरह के यूनिट के चैलेंजेस आएंगे वो आपके वहीं के वहीं छोटे मोटे चैलेंजेस वहीं सॉल्व कर दिए जाएंगे. बेसिक मेथड और फॉर्मूले में कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, तब आपको दिक्कत होगी. क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत उन्हीं बच्चों को होती है. बहुत बच्चे कहते हैं मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा. वो सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसने उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करके क्वेश्चन सॉल्व करने पर उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है. आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको अच्छी तरह समझना है, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम. को दिक्कत नहीं आएगी, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. तो आज की क्लास में आपके 2 मेथड्स इसीलिए बताए जा रहे हैं कि अब इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस में 2 मेथड्स और बचे हैं. उनको अगर इसी क्लास में इंक्लूड करते हैं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाती है, और वो इससे थोड़े से अलग भी हैं. ये दोनों मेथड्स एक साथ इसलिए कराए हैं कि दोनों में जो फॉर्मूला, नोटिस कर रहे हैं बच्चे ये बात, दोनों में जो फॉर्मूला बेसिक यूज हुआ है वो सेम है. तो इसलिए आपको ये 2 मेथड एक साथ कराए हैं, सो दैट यू कैन रिलेट विद दीज 2 मेथड्स म्यूचुअली. और बाकी बचे हुए 2 मेथड्स, और फाइनली 2 ही मेथड्स और बचे हैं. तो आपने टोटल कितने मेथड किए? एक ट्रायंगुलेशन मेथड, दूसरा इको मेथड, तीसरा सोनार मेथड, फोर्थ आपने किया लेजर मेथड, फिफ्थ आपने किया रडार मेथड, सिक्स्थ आपने किया डायमीटर ऑफ मून मेजर करना, और सेवेंथ आपने किया पैरेलैक्स मेथड. ये 7 मेथड्स अब तक आपको करा दिए गए हैं. अब आपके 2 मेथड्स 8 और 9 बचे हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में करा दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस सेंड किए जाएंगे. वो क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स आपको बता दी जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है. अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट लास्ट 2 इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस पढ़ाने के लिए मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए हम गुड बाय करते हैं. आपको अपना टेक केयर करना है, सेफ रहना है. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में.